नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो आज का अपना टॉपिक है ईस्ट्रस साइकिल, यानी मध चक्र। ठीक है। तो पिछली क्लासों में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और हार्मोन्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज का अपना टॉपिक कौन सा हो गया? ईस्ट्रस साइकिल। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मध चक्र है वो है क्या चीज। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ईस्ट्रस साइकिल। तो ईस्टर साइकिल है क्या चीज? तो ईस्टर साइकिल किसके आता है? मादा में। इससे संबंधित है ये? मादा पशु से संबंधित होता है। अब होता क्या है? यौवनारंभ अवस्था आने पर, यौवनारंभ अवस्था आने पर, यौवनारंभ का मतलब हो गया प्यूबर्टी। ठीक है। और प्यूबर्टी या यौवनारंभ किसे कहते हैं? किसी भी जानवर के उम्र की वह अवस्था जब उसके जनन अंग क्रियाशील हो जाए, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो। तो किसी भी जानवर की उम्र की वह अवस्था जब उसके जनन अंग क्या हो जाते हैं? क्रियाशील। तो यौनारंभ हम किसे कहते हैं? किसी भी जानवर या पशु या कोई भी जीव हो सकता है कि उम्र की वह अवस्था जब, किसी भी जानवर की उनकी वह अवस्था जब उसके जननांग, और जननांग क्या होते हैं, चाहे वो नर हो या मादा हो। तो नर के अंदर तो क्या आ जाएंगे? जननांग का मतलब हो गया वृषण। ठीक है। और मादा के अंदर क्या हो गए? ओवरी, यानी अंडाशय। तो किसी भी जानवर की उम्र की वह अवस्था जब उसके जननांग, ठीक है, वृषण या टेस्टिस क्रियाशील हो जाए। और क्रियाशील होने से क्या मतलब है? क्रियाशील हो जाए, क्रियाशील होने से मतलब है कि वृषण के अंदर तो क्या होगा? शुक्र जनन। क्या होगा? शुक्र जनन, यानी शुक्राणुओं का निर्माण होगा। और ओवरी के अंदर या अंडाशय के अंदर क्या होगा? अंड जनन की प्रक्रिया होगी, यानी अंडों का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। तो किसी भी जानवर के उम्र की वह अवस्था जब उसके जननांग क्या हो जाए? क्रियाशील हो जाए, अर्थात कि नर है तो उसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाए, और मादा है तो उसके अंदर अंडों का जो निर्माण है वो प्रारंभ हो जाए। तो वह अवस्था क्या कहलाती है? प्यूबर्टी या यौवनारंभ अवस्था कहलाती है। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? मध चक्र की। तो पहली चीज तो यह है कि जब जानवर यौवनारंभ अवस्था में आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है? मादा पशु की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यौनारंभ अवस्था आने पर, ये घटना घटित कब हो रही है? यौनारंभ अवस्था आने पर। अब देखो, यौनारंभ अवस्था आने पर क्या हो रहा है? यौनारंभ अवस्था आने पर मादा पशु के शरीर में, ठीक है, और शरीर से मतलब हो गया कहां पर?
जननांगों मुख्य रूप से, है ना। मादा स्वरूप शरीर में एक क्रमबद्ध क्रमबद्ध जैव रासायनिक क्रिया या साइकिल प्रारंभ होती है। ठीक है। तो क्या हो रहा है, मध्य चक्र किसे कह रहे हैं, मादा पशु में आता है ये। अब आता है यौनारंभ अवस्था आने पर मादा पशु के शरीर में एक क्रमबद्ध जैव रासायनिक क्रिया या साइकिल प्रारंभ होती है। ठीक है। जिसमें अंड जनन, या फिर ये कहें कि अंडे का निर्माण होता है। जिसमें अंडे का विकास होता है। ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाती है, मधुचक्र या ईस्टर्स साइकिल कहलाती है। ठीक है। तो ईस्टर्स साइकिल या जो मध्य चक्र है वो क्या है, मादा पशु में होती है। और कब होती है, जब जानवर प्यूबर्टी अवस्था में आ जाता है, या ये कहें कि यौवनारंभ अवस्था में आ जाता है। और यौवनारंभ अवस्था किसे कह रहे हैं, किसी भी जानवर की उम्र की वह अवस्था जब उसके जननांग क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। अर्थात यदि नर है तो उसमें शुक्र जनन की प्रक्रिया होगी, और मादा है तो उसमें क्या होगा, अंड जनन की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो मादा पशु में कब हो रही है, प्यूबर्टी अवस्था आने पर। और क्या है, ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो क्रमबद्ध तरीके से चलती है, यानी एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप, दूसरी स्टेप के बाद तीसरी, और फिर आगे। इस तरह से कैसे चलती है ये, क्रमबद्ध। तो क्रमबद्ध तरीके से जो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया चलती है, ठीक है, जो हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है। तो किस तरीके से होती है इसके बारे में बात। तो मेन चीज है ईस्टर साइकिल, समझ में आया। ईस्टर साइकिल क्या है, यौनारंभ अवस्था आने पर मादा पशु में एक जैव रसायन क्रमबद्ध जैव रासायनिक क्रिया प्रारंभ होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, मध चक्र कहते हैं। ठीक। ये तो हो गई मध चक्र के बारे में बात। अब देखिए, अब जो ये मध चक्र है, इसके आधार पर, ठीक है, जो जानवर हैं उनके प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला है मोनो ईस्ट्रस, और दूसरे हैं पॉली ईस्ट्रस। ठीक है। ईस्ट्रस का मतलब क्या हो गया, मध चक्र। ठीक। तो ऐसे जानवर, मोनो का मतलब एक, और ईस्टर्स का मतलब मधुचक्र। ठीक। तो ऐसे जानवर जो वर्ष में एक बार मद में आते हैं, मद कह सकते हैं, ताव कह सकते हैं, ठीक है, हीट बोल सकते हैं। मद में आते हैं, ताव में आते हैं, या फिर किस में आते हैं, हीट में आते हैं। तो ऐसे जानवर जो वर्ष में कितनी बार आ रहे हैं, केवल और केवल एक बार हीट में आते हैं या मद में आते हैं। ठीक है। तो उनको हम क्या कह रहे हैं, मोनोईस्ट्रस जानवर कह रहे हैं। ठीक है। तो अब जो ऐसे जानवर हैं वो कौन कौन से हैं, जो कि साल भर में केवल और केवल एक बार आते हैं। मुख्य रूप से जितने भी जंगली जानवर हैं, जंगली जानवर, ठीक, जिनमें भालू, चीता, भेड़िया, ठीक है, ये सब कैसे हैं, जंगली जानवर हैं। तो ये वर्ष में केवल और केवल एक बार हीट में आते हैं।
और यहीं पर शामिल कर लिया जाता है कुतिया को, ठीक है, बिच को। लेकिन कई बार कुछ जगह पर एक टर्म आती है डाई ईस्ट्रस, ठीक है। तो कई बार इस कुतिया को किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, डाई ईस्ट्रस के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है, यानी जो वर्ष में कब आ रहे हैं, 2 बार हिट में आते हैं। बाकी हम मोनोस्टस के बाद केवल और केवल सीधे किसके बारे में बात करते हैं, यदि आपके ऑप्शन में कई बार पूछ ले, डाइस्टस हम वैसे नॉर्मली नहीं पढ़ रहे है ना, लेकिन पूछ ले कि निम्न में से कौन सा जानवर डाई ईस्ट्रस अवस्था के अंतर्गत आता है, या डाई ईस्ट्रस है, जो कि वर्ष में 2 बार हीट में आता है। तो जंगली जानवर जो भी हैं, जितने सामान्यतः एक वर्ष में 1 बार ही हीट में आते हैं, मोनोइस्टस के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन कुतिया को हम किस में रख देते हैं, डाई ईस्टस में रख देते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मली हम इसको भी किसके अंतर्गत रखते हैं, मोनोइस्टस में ही रखते हैं। दूसरा है, કેટલાક ભણે તો ભણી જાય એક બીક મળી જાય મળી જાય ખાવું તો હે ને વધારે આમ બી કેમ કે હમણાં પૂરા ખાઈ ગયા ને स्क्रीन कैसे नहीं आ रही है गड्डी तुम्हारे में जा रही है और भी है
अरे सर जी कहाँ गए? भैया लाइट चली गई, बाकी वजह दिक्कत आ रही है, हवाला आ रहे हैं सर। लाइट चली गई, बारिश आ रही है भरतपुर में। आगे सर जी आगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोबारा से। मौसम और लाइट की वजह से दिक्कत आ रही है ये, है ना। ठीक है, तो देखो, तो अभी मोनोस्टेस के बारे में बात कर रहे थे हम कि मोनोस्टेस किन्हें कहते हैं। ऐसे जानवर जो वर्ष में केवल एक बार हीट में, या कहें ताव में, या कहें मद में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे जानवरों को हम क्या बोलते हैं? मोनोइस्टस जानवर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो सामान्यतः जितने भी जंगली जानवर हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? मोनोइस्टस के अंतर्गत आते हैं। तो वहीं बात करें हम इसके अंदर कि जो बिच है, कुतिया है, इसको भी हम मोनोइस्टस में ही मान के चलते हैं। लेकिन यदि कभी कभार यदि ये पूछ ले कि भाई डाई ईस्टस में कौन सा जानवर शामिल किया जाता है, ठीक है, तो इसको डाई ईस्टस में भी शामिल करते हैं। तो डाई ईस्टस। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किसके बारे में? मोनोइस्टस जानवरों के बारे में। तो वही बात करते हैं हम पॉलीइस्टस। तो ऐसे जानवर जो वर्ष में, ऐसे मादा पशु जो, या जानवर लिख सकते हैं हम, जो वर्ष में
दो या दो से अधिक बार, दो से अधिक बार ताव में आते हैं। ठीक है, तो वर्ष में दो या दो से अधिक बार किसमें आ रहे हैं, ताव में आते हैं। तो क्या कहते हैं हम उसको, जो वर्ष में दो या दो से अधिक बार किसमें आते हैं, हीट में आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीईस्टरस कहते हैं। ये किसमें आ गया, ठीक। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, पॉलीईस्टर्स के बारे में। तो पॉलीईस्टर्स के हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो इसके अंतर्गत सामान्यतः हम बात करें तो गाय, ठीक है, गाय और भैंस, और इसके साथ साथ सुअरी, ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, पॉलीईस्टर्स जानवरों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं कि साल में कम से कम दो बार तो आते ही हैं, लेकिन दो से अधिक बार भी हीट में आते हैं। तो हम देखते हैं सामान्यतः कि गाय भैंस हैं, ठीक है, तो दो से ज्यादा बार हीट में आते हैं, यानी हर 21 दिन में किस में आती हैं, ये हीट में आती है। ठीक है, अब अगला है, अगली टर्म है सीजनल पॉलीईस्टर्स। तो सीजनल पॉलीईस्टर्स का क्या अर्थ है, तो सीजनल, सीजनल का मतलब क्या होता है कि ऋतु विशेष में, ठीक है, समय विशेष में या ऋतु विशेष में। तो ऐसे जानवर एक समय विशेष के अंतर्गत, एक ऋतु के अंतर्गत, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, ठीक है, उस ऋतु में किस में आते हैं, हीट में आते हैं, लेकिन एक दो या दो से अधिक बार हीट में आते हैं। ठीक है, यानी सीजनल, सीजनल का मतलब हो गया ऋतु विशेष, ठीक है, समय विशेष में, और पॉली का मतलब हो गया दो या दो से अधिक बार। तो ऐसे जानवर या ऐसे पशु, पशु जो ऋतु विशेष में दो या दो से अधिक बार ताव में आते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम, सीजनल पॉलीईस्टर्स कहते हैं। अब सीजनल पॉलीईस्टर्स को दो भागों में बांटा गया है, एक है लॉन्ग डे ब्रीडर और दूसरे होते हैं शॉर्ट डे ब्रीडर। तो लॉन्ग डे ब्रीडर किनको कहेंगे हम, ऐसे पशु, जैसे कहते हैं ना कि भाई बड़े दिन आ गए, ठीक है, और शॉर्ट डे यानी छोटे दिन। तो ऐसे पशु जो लंबे दिन जब होते हैं तब हीट में आते हैं। तो लंबे दिन कब रहते हैं, गर्मियों के समय में, ठीक है। तो ऐसे पशु जो गर्मी ऋतु में, ठीक है, या गर्मी के मौसम में दो या दो से अधिक बार हीट में आते हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं, लॉन्ग डे ब्रीडर कह देते हैं। वहीं हम शॉर्ट डे ब्रीडर की बात करें, तो शॉर्ट डे ब्रीडर किनको कहते हैं, और शॉर्ट डे कब होते हैं, सर्दियों के दिनों में, सर्दियों के दिन में दिन छोटा होता है, ठीक है। तो सर्दियों के दिन में जो जानवर दो या दो से अधिक बार हीट में आता है, ताव में आता है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, शॉर्ट डे ब्रीडर बोल देते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग डे ब्रीडर किन्हें कहेंगे हम, इसके लिए अलग से बात करें हम, देखिए, लॉन्ग डे ब्रीडर। तो लॉन्ग डे ब्रीडर किनको कहेंगे, वे पशु जो ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में ताव में आते हैं,
ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, लॉन्ग डे ब्रीडर कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत जो जानवर आते हैं वो कौन कौन से हैं, घोड़ी, मेयर और बिल्ली किस में आते हैं, लॉन्ग डे ब्रीडर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, दूसरे हैं शॉर्ट डे ब्रीडर। शॉर्ट डे ब्रीडर कहें कहेंगे वे पशु जो सर्दी के मौसम में, ठीक है, सर्दी ऋतु में ताव में आते हैं, ताव में आते हैं, क्या कहलाते हैं, शॉर्ट डे ब्रीडर कहलाते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, भेड़, बकरी और ऊंटनी किसके अंतर्गत आती हैं, शॉर्ट डे ब्रीडर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो हमने बात की कि मध चक्र के आधार पर जो जानवर हैं उनके प्रकार के बारे में। तो ऐसे जानवर जो साल भर में केवल और केवल एक बार हीट में आते हैं, ठीक है, जो वर्ष भर में केवल कब आ रहे हैं, एक बार हीट में आ रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, मोनोईस्ट्रस जानवर कहते हैं। अधिकांशतः जितने भी जंगली जानवर हैं वो सब किस श्रेणी में आते हैं, मोनोईस्ट्रस श्रेणी में आते हैं। यहां तक कि जो बिच है, कुतिया है, वो भी मोनोईस्ट्रस में आती है। ठीक, लेकिन कुतिया जो है उसको डाईईस्ट्रस में भी शामिल करते हैं। स्पेशली यदि पूछ ले कि भाई डाईईस्ट्रस में निम्न में से कौन सा पशु शामिल किया जाता है या डाईईस्ट्रस की श्रेणी में आता है, तो वहां पर हम किसको करेंगे, बिच को मेंशन करेंगे। ठीक है, दूसरा है पॉलीईस्ट्रस। तो पॉली का मतलब हो गया ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा क्या होगा, दो, तो कम से कम दो बार तो हीट में आना चाहिए। दो या दो से अधिक बार जो ताप में आते हैं साल भर के अंदर, उनको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीईस्ट्रस एनिमल बोल देते हैं, जिसमें गाय, भैंस, सुअरी आते हैं मुख्य रूप से, यानी किसी भी इनका कोई समय विशेष नहीं है। ठीक है, और वही बात करें हम सीजनल पॉलीईस्ट्रस, यानी ऐसे जानवर जो एक समय विशेष में, ऋतु विशेष में इसमें आते हैं, मध्य चक्र में आते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीजनल पॉलीईस्ट्रस कहते हैं। अब सीजनल पॉलीईस्ट्रस को दो भागों में बांट दिया गया है, कौन कौन से, लॉन्ग डे ब्रीडर और शॉर्ट डे ब्रीडर। मोटा मोटी कहें तो लॉन्ग डे किनको बोलेंगे, ऐसे पशु जो कब आते हैं, गर्मी के दिनों में हीट में आते हैं। तो गर्मियों में दिन कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, तो उनको हम क्या बोल देंगे, लॉन्ग डे ब्रीडर कह देंगे। और इसके अंतर्गत जो शामिल किए जाते हैं वो कौन से हैं, घोड़ी और बिल्ली। दूसरा है शॉर्ट डे ब्रीडर, तो वे पशु जो किसमें आते हैं, सर्दी ऋतु के ताप में आते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करें तो भेड़, बकरी और ऊंटनी इसमें शामिल किए जाते हैं। जो ऊंट होता है, ऊंट का जो मेन जो जनन काल होता है, प्रजनन काल होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, रटिंग पीरियड के नाम से जानते हैं, या रटिंग सीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऊंट में जो इसका प्रजनन काल है उसको किस नाम से जानते हैं, रटिंग सीजन के नाम से। और ये कब से लेकर कब तक होता है, यह नवंबर से लेकर के मार्च तक होता है। ठीक, अब देखो, तो जो ऊंट है उसमें रटिंग सीजन होता है, प्रजनन काल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसी सीजन में जो ऊँटनी है नवंबर से लेकर मार्च में किस में आती है, तीसरस अवस्था में आती है। और ये समय कब से लेकर कब तक होता है, नवंबर से लेकर के मार्च तक का होता है। और रटिंग सीजन में, ठीक है, जो मेल है, नर है,
वो कैसा हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, ठीक है, यानी हिंसक हो जाता है। और हिंसक होने की वजह से इसमें जो नर है, मैंडिबल फ्रैक्चर, ठीक है, अधिक होता है। कब, नवंबर से लेकर के मार्च के समय में, ठीक है, क्योंकि ये मुंह से जबड़े से पकड़ने की या काटने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उस वजह से ये हिंसक हो जाता है और उसी वजह से इसमें मैंडिबल फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा होती है। कौन से समय में, रटिंग सीजन में, ठीक है। और रटिंग सीजन किससे संबंधित है, ऊंटनी के प्रजनन काल से संबंधित होता है। कब से लेकर कब तक होता है, नवंबर से लेकर के मार्च तक होता है, नवंबर से लेकर के मार्च तक, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी जो मध्य चक्र है उसके आधार पर जानवरों के कार्य के बारे में, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, अब है मध्य चक्र कि जो मध्य चक्र है उसके कौन कौन से चरण होते हैं, ठीक है। तो इसकी मुख्य रूप से दो फेज होती है, जो चरण हैं कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, फॉलिकुलर फेज और लूटियल फेज। ये तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फेज के बारे में या चरण के बारे में, ठीक है। वहीं हम बात करें मध्य चक्र की अवस्थाओं के बारे में, तो मध्य चक्र की अवस्थाएं होती हैं चार और चरण होते हैं दो, ठीक है। और ये किस आधार पर नाम दिए गए हैं उसके बारे में बात करें, तो पहला है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज जो है किसे कह रहे हैं, जिस इस अवस्था में ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल विकसित होता है। क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल विकसित होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, फॉलिकुलर फेज कह रहे हैं। और ल्यूटियल फेज में क्या होता है, इस अवस्था में कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, बन जाती है या उपस्थित रहती है। तो जब मध्य चक्र के दौरान कार्पस ल्यूटियम बनती है तो जिस अवस्था में बनती है या जिन अवस्थाओं में उपस्थित रहती है वो अवस्थाएं किसके अंतर्गत आती हैं, लूटियल फेज के अंतर्गत शामिल की जाती है। ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस अवस्था के अंतर्गत क्या हो रहा है कि जो ग्राफिन फॉलिकल हैं जो अंडे का विकास करती हैं, ठीक है, और जिनके जिनके द्वारा जो अंडा है वो घिरा हुआ रहता है, तो वो क्या है, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। जो पूरा अंडा बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोल रहे हैं। उसके बीच में क्या रहता है, अंडा रहता है। इस तरह से रहता है, मान लो ये अंडा है, ठीक है, और इसके चारों ओर क्या रहती हैं, ये कोशिकाओं का, कोश की परत इसके चारों तरफ उपस्थित रहती है। तो ये जो पूरी अवस्था है क्या कहलाती है, ग्राफियन फॉलिकल कहलाती है, ठीक है। और जब इससे इसके अंदर से जो अंडा है, ठीक है, ये अंडा इसके निकल करके बाहर आ गया, तो ये जो संरचना बची ये क्या कहलाती है, कार्पस लूटियम कहलाती है, ठीक है। तो अंडा जब अलग हो जाता है तो वह जो संरचना ओवरी के अंदर रहती है उसे क्या बोल देते हैं, हम कार्पस लूटियम कहते हैं। तो जिस अवस्था में कार्पस लूटियम उपस्थित रहती है उसे हम लूटियल फेज बोल देते हैं। और जिस अवस्था में पूरी ये फॉलिकल्स उपस्थित रहती हैं अंडे के चारों तरफ, उसे हम क्या बोल देते हैं, फॉलिकुलर फेज कह देते हैं, ठीक है।
अब फॉलिकुलर फेज के अंतर्गत कौन कौन सी अवस्थाएं शामिल की जाती हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि ईस्ट्रस साइकिल की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? प्री ईस्ट्रस कौन सी हो गई? प्री या प्रो ईस्ट्रस। ठीक है, दूसरी हो गई ईस्ट्रस, तीसरी मेट ईस्ट्रस, और चौथी हो गई डाई ईस्ट्रस। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं इसकी मध्य चक्री। तो जो ये शुरुआत की 2 अवस्थाएं हैं, इनको किसके अंदर शामिल किया जाता है? फॉलिक्यूलर फेज के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कौन सी अवस्था में? फॉलिक्यूलर फेज में। और जो ये 2 अवस्थाएं मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस, इनको शामिल किया जाता है ल्यूटियल फेज के अंतर्गत। क्यों किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम उपस्थित होती है और यहाँ पर पूरी जो अंडे के साथ ग्राफियन फॉलिकल्स उपस्थित रहती हैं। ठीक है, तो प्रोस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस, ये चारों अवस्थाएं किसकी हैं? मध्य चक्र की अवस्थाएं होती हैं। और यदि हम इसके चरण की या फेज की बात करें तो ईस्टस चक्र के जो, ये मध्य नहीं है, ये मद आएगा, है ना। तो ये इसको आप थोड़ा सा करेक्शन करेंगे इसमें, क्या लिखेंगे इसको? मद चक्र। ठीक है, तो ये क्या है? मद चक्र है। तो मद चक्र के चरण की बात करें तो इसके 2 चरण होते हैं, फॉलिक्यूलर फेज और लूटियल फेज। वहीं इसकी अवस्थाओं की बात करें तो अवस्थाएं होती हैं 4, प्रोइस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस। अब इन अवस्थाओं में से जो शुरुआत की 2 अवस्थाएं हैं, प्रोइस्ट्रस और ईस्ट्रस, ये किसके अंतर्गत आती हैं? फॉलिक्यूलर फेज के अंतर्गत आती हैं। वहीं मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस की बात करें तो यह कौन से चरण के अंतर्गत आती हैं? फेज के अंतर्गत आती हैं, ल्यूटियल फेज के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मध्य चक्र की अवस्थाओं की और इसके चरण के बारे में। अब बात करते हैं कि इसके जो अवस्थाएं हैं, किस अवस्था में क्या घटना घटित होती है या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे, जो चारों अवस्थाएं हैं। ठीक है, देखो, सामान्यतः हम गाय भैंस की बात करें तो गाय भैंस में जो मध्य चक्र है, मध्य चक्र का समय कितना होता है? 21 दिन। ठीक है, तो मध्य चक्र का समय कितना है गाय भैंस की हम बात करें तो 21 दिन का होता है। इस 21 दिन में से जो प्री ईस्ट्रस है वह कितने दिन का रहता है? 3 दिन का होता है। और ईस्ट्रस अवस्था होती है 24 घंटे की। मेट ईस्ट्रस होता है लगभग 3 से 4 दिन का। और डाइस्ट्रस 13 से 15 दिन की होती है। तो सबसे बड़ी अवस्था यानी मध्य चक्र की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? डाइस्ट्रस। तो मध्य चक्र की सबसे बड़ी अवस्था, अवस्था नहीं हम बात करेंगे, हाँ अवस्था ही आएगी, सबसे बड़ी अवस्था, तो वो कौन सी आएगी? डाइस्ट्रस। और यहां पर सबसे छोटी की बात करें तो मध्य चक्र की सबसे छोटी अवस्था की बात करें तो क्या आ जाएगा अपना? ईस्ट्रस अवस्था आ जाएगी, ईस्ट्रस अवस्था। ठीक है, अब देखो, अब इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो ईस्ट्रस साइकिल है या मध्य चक्र है, पूरा का पूरा हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, जैसा कि और हार्मोन्स के बारे में हम कल बात कर चुके हैं
और मादा जनन तंत्र के जो हार्मोन हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में कल हमने बात की थी। कौन कौन से थे? FSH, दूसरा LH, ठीक है। LH के बाद प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। और यहीं पर हमने बात की थी ईस्ट्रोजन के बारे में, और प्रोलैक्ट सॉरी, ठीक है, ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोलैक्टिन। तो अब ये जो हार्मोन है FSH, LH, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ईस्ट्रोजन, तो यही हार्मोन अपना रोल अदा करते हैं इस ईस्ट्रस साइकिल के दौरान। किस किस तरह से इनका रोल होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देख, ठीक है। सबसे पहली अवस्था कौन सी थी अपनी? प्रो ईस्ट्रस। तो जो प्रो ईस्ट्रस अवस्था होती है, इस दौरान हमने बात की थी कि मान लो कि हम एक ये डायग्राम बनाते हैं इस तरह से, ये क्या है? एक साइकिल है, ठीक है। ये एक से लेकर के शुरू हुई और कहां पर खत्म हो रही है, किस दिन पर समाप्त होती है, ठीक है। इस तरह से ये समाप्त होती है। अब इस 21 दिन के दौरान ही ये अलग अलग साइकिल चलती हैं, ठीक है। शुरुआत में कौन सी अवस्था आई? मान लो फर्स्ट 3 डे यानी 3 दिन तक कौन सी रही अपनी? प्रो ईस्ट्रस अवस्था रही, ठीक है। कौन सी? प्रो ईस्ट्रस। उसके बाद अगले 24 घंटे के लिए, ठीक है, कौन सी आ गई? ईस्ट्रस अवस्था आ गई। और फिर अगले 3 दिन के लिए, ये 24 आवर हो गए। और फिर अगले 3 दिन के लिए कौन सी आ गई? मैट ईस्ट्रस। और फिर कौन सी बची? डाई ईस्ट्रस। तो जब तक गाय भैंस गर्भित नहीं होगी तब तक यह साइकिल इसी तरह से चलती रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब नई साइकिल शुरुआत होती है तो पिछली साइकिल में जो कार्पस लूटियम बनी थी, ठीक है, जो किसका स्राव कर रही थी? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कर रही थी, तो उसका नष्ट होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं कि मान लो कि कोई भी मध्य चक्र प्रारंभ होगा तो क्या हो, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीस्टस जैसे ही शुरू होगी, प्रोस्टस शुरू होगी, तो क्या होगा? पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे बोलते हैं हम FSH। और ये जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, इसके लिए स्टिमुलेशन कहां से मिलता है? इसको स्टिमुलेशन मिलता है हाइपोथैलेमस से। यानी इसके लिए भी आदेश कौन देता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ने किसके द्वारा इसको आदेश दिया? GnRH के द्वारा। और GnRH क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करना कि ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। तो हाइपोथैलेमस ने क्या चीज, किस हार्मोन के द्वारा स्राव मतलब आदेश दिया? GnRH के द्वारा। और GnRH का पूरा नाम क्या है? गोनेडोट्रोपिन या गोनेडोट्रोपिक, कुछ भी लिख सकते हैं। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग
हार्मोन। ठीक है, तो GnRH ने किसके ऊपर काम किया? पीयूष ग्रंथि पर। पीयूष ग्रंथि को क्या आदेश दिया कि भाई गोनेडोट्रोपिक हार्मोन स्रावित करो, और गोनेडोट्रोपिन्स में कौन कौन से आ जाते हैं अपने? FSH, LH। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के अंतर्गत आ जाते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स के अंतर्गत आ जाते हैं। तो शुरुआत किससे होगी कि जो अंडे का विकास करवाएगा, जो अंडे के विकास को स्टिमुलेट करेगा, वो कौन करेगा? FSH, क्योंकि FSH को हम क्या बोलते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है ये? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो FSH है, यह ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं, ठीक है, उनके विकास को प्रेरित करता है। किसके लिए? कि वो अंडे में विकसित हों। ठीक है, तो प्री ईस्ट्रेस के दौरान क्या घटना घटित हो रही है कि हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है? GnRH रिलीज होता है। ठीक है, और इससे क्या निकलता है? FSH निकलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्री ईस्ट्रस अवस्था के दौरान FSH का स्तर बढ़ता है। ठीक है, अब FSH का स्तर होगा तो क्या होगा? ग्राफिन फॉलिकल का विकास हो। ठीक है, इसका स्तर बढ़ गया, तो FSH के स्तर बढ़ने से क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल का, ग्राफियन फॉलिकल का, जो किसके अंदर है? ओवरी के अंदर है, ग्राफियन फॉलिकल का विकास होता है। ठीक है, दूसरा काम करवा दिया इसी ने, FSH ने। अब जब ग्राफियन फॉलिकल का विकास होता है, तो ग्राफियन फॉलिकल जो है, विकसित होती हुई ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, क्या करती है? जो ये ग्राफियन फॉलिकल हैं, ये एक हार्मोन स्रावित करती हैं, जिसे हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव। यहां तक समझ में आया? शुरुआत में क्या हो रहा है प्री स्ट्रेस अवस्था के दौरान? कि हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हुआ, जिसने पीयूष ग्रंथि से FSH हार्मोन का स्राव करवाया। ठीक है, और FSH क्या काम करता है? ग्राफियन फॉलिकल का विकास करवाता है। ठीक है, और इस विकसित होती हुई ग्राफियन फॉलिकल से किसका स्राव होता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, तो अब प्रोइस्टस अवस्था में मेनली क्या हुआ? FSH का स्तर बढ़ता है। ठीक है, दूसरा, ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव हो रहा है, तो इसका भी स्तर क्या होता है? बढ़ता है। तो प्री ईस्ट्रस अवस्था में कौन कौन से हार्मोन आ गए? अब FSH आ गया और ईस्ट्रोजन हार्मोन आ गया। ठीक है, तो ये दो हार्मोन यहां पर उपस्थित हो गए। जबकि FSH क्या काम करवा रहा है? ग्राफियन फॉलिकल का विकास करवा रहा है, यानी अंडे का विकास करवा रहा है। और दूसरा ईस्ट्रोजन हार्मोन आया। तो अब शुरुआत हुई है ईस्ट्रोजन हार्मोन की, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल विकसित हो रही हैं। हम इस तरह से बात करें, थोड़ा सा देखो, डायग्राम बनाए हम, कि मान लो ये ओवरी है। ठीक है, और इसके अंदर ये छोटे छोटे क्या होते हैं? ओगोनिया होते हैं। ठीक है, ये जननिक उपकला है ओवरी की। ठीक, अब इसके अंदर क्या हुआ? ये तो अंडा आ गया। अब इसके चारों ओर क्या है? ये छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। तो इस तरह से ये अंडे का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो FSH के प्रभाव में, ठीक है, तो शुरुआत में कौन सा हार्मोन आया यहाँ पर? FSH। तो FSH ने तो क्या किया? इस अंडे का विकास प्रेरित किया, कि कोई भी एक जो अंडा है वो विकसित होना प्रारंभ करे। तो उसने तो क्या किया? FSH ने तो स्टिमुलेट किया किसको? फॉलिकल्स को।
जो इनमें से एक भी फॉलिकल है, एक दो या जो भी है, वो क्या हो रहे हैं, स्टिमुलेट हो रहे हैं किसके लिए, अंडे में विकसित होने के लिए। अब यहां पर एफएसएच का काम तो हो गया खत्म, कि भाई उसने तो क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया, कि भाई स्टिमुलेट हो और वो आगे जब तक एफएसएच का प्रभाव रहेगा ये अंडा आगे विकसित होता रहेगा। अब इस अंडे के चारों तरफ क्या रहती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन कोशिकाएं बोल देंगे और पूरे को क्या बोल देंगे एक साथ, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये ग्राफियन कोशिकाएं और पूरा जो आवरण है वो क्या कहलाएगा, फॉलिकल। ठीक है। अब इन कोशिकाओं से जो इस अंडे के चारों ओर हैं, इनसे क्या स्रावित होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता अभी अंडे का पूर्ण विकास नहीं हुआ है ना, और ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होना प्रारंभ हो गया। अब ईस्ट्रोजन अपना असर दिखाएगा, और ईस्ट्रोजन का असर क्या है, अब यहां पर जो ईस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित हो रहा है, तो यह क्या असर दिखाता है अपना, देख, यह जननांगों में लाइट दिखाई नहीं दे रहा, सही है रंग, दूसरा कलर लेते हैं। ग्रीन ही ले लेते हैं। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, जननांगों में रक्त प्रवाह बढ़ा देता है। ठीक है, तो जननांगों में क्या हो जाता है, इसकी वजह से रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां तक की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है कहां पर, प्री ईस्टस अवस्था में। और जननांगों में रक्त प्रवाह के साथ साथ यहां पर किसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है, म्यूकस का, म्यूकस का निर्माण। ठीक है, कम मात्रा में होता है लेकिन निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक, ये तो बात हो गई किसके बारे में, प्री ईस्टस अवस्था के बारे में। ठीक, तो यहां तक की बात हो गई। अब यहां से आगे जो अंडा है, ये अंडा हो जाता है विकसित। ठीक है, और इसके चारों ओर जो कोशिकाएं हैं, कौन सी, ग्राफियन फॉलिकल कोशिकाएं, ये अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, जब पूर्ण अवस्था में आ गई तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव इन्होंने प्रारंभ कर दिया, तो यहां पर आगे चल के ईस्ट्रोजन का स्राव ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं दूसरी अवस्था के बारे में। दूसरी अवस्था ईस्ट्रोजन अवस्था, ईस्ट्रस अवस्था। पहली अवस्था अपनी कौन सी हो गई थी, प्री ईस्टर्स, और प्री ईस्टर्स में एफएसएच का स्राव बढ़ गया था। ठीक है, और उसके बाद ईस्ट्रोजन का स्राव प्रारंभ हो गया था, और इस अवस्था में एफएसएच का स्तर घटने लगता है। क्या होता है, घटने लगता है। और दूसरा पॉइंट, ईस्ट्रोजन का स्तर सर्वाधिक होता है। ठीक है, अब इस ईस्ट्रोजन का स्तर सर्वाधिक होने के कारण क्या होगा, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ये जो जननांग हैं, और जननांग कौन कौन से हो गए, जैसे अंडवाहिनी। ठीक है, दूसरा गर्भाशय,
और सर्विक्स। ठीक, जो जननांग हैं ये कैसे हो जाते हैं, थोड़े सख्त महसूस होते हैं, थोड़े सख्त, ठीक है, यानी कठोर, हल्के से कठोर महसूस होते हैं। किसकी वजह से, कारण रक्त प्रवाह बढ़ने के कारण, रक्त प्रवाह बढ़ने से, क्योंकि इन जननांगों में ईस्ट्रोजन की वजह से क्या हो गया था, रक्त का प्रवाह अधिक हो गया था, जिसकी वजह से जब हम चेक करते हैं कब, हीट के समय पर, तो उस समय जो जननांग है आसानी से महसूस होते हैं। ठीक है, इस वजह से क्योंकि उनमें रक्त प्रवाह ज्यादा है। ठीक, तो ये कब हो रहा है, ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव की वजह से हो रहा है कि वो हमें सख्त महसूस होते हैं। और यही ईस्ट्रोजन ताव के लक्षण प्रकट करवाता है, ताव के या हीट के लक्षण प्रकट करवाता है। तो जो जानवर है उसमें जो हीट के सिम्टम्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, इस ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव की वजह से ही आते हैं। कौन सी अवस्था में, ईस्ट्रस अवस्था में। अब यहीं पे बात कर लेते हैं कि सामान्यतः जो हीट के सिम्टम होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखो, हीट के लक्षणों की बात करें तो किसी भी जानवर के लिए बात करें तो कौन कौन से होते हैं, बार बार पेशाब करना, ठीक है, दूसरा खाना पीना, जो जानवर है वो खाना पीना क्या कर देता है, कम कर देता है। तीसरा रेस्टलेसनेस, यानी बेचैन रहता है। ठीक है, तो मादा पशु कैसा रहता है, बेचैनी रहती है, बार बार चक्कर लगाता है। ठीक है, अगला है, यदि कोई दुधारू जानवर है, दूध देने वाला है, ठीक है, तो थनों में दूध का बने रहना और दुग्ध उत्पादन में कमी, ये तो हो गए मेन सिम्टम जो कि हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ विशेष सिम्टम और होते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि प्रत्येक जानवर के कुछ विशेष सिम्टम होते हैं जो कि ईस्टस अवस्था के दौरान देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ईस्टस अवस्था में क्या चीज हो गई, एफएसएच कम हो गया, क्योंकि वो जो अंडा है वो पूरी तरह से विकसित हो चुका है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि से जो एफएसएच का स्राव हो रहा है वो कम हो जाता है। लेकिन अंडे का विकास होने की वजह से जो वहां की ग्रेनुलोसा कोशिकाएं हैं उनसे ईस्ट्रोजन हार्मोन का सबसे ज्यादा स्राव होता है। तो इसलिए इस अवस्था में ईस्ट्रोजन का हार्मोन किस पर रहता है, पीक पर रहता है। और यही ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, जननांगों में रक्त प्रवाह को बढ़ा देता है। और रक्त प्रवाह जब बढ़ता है तो हमें वो जितने भी जननांग हैं, चाहे वो गर्भाशय हो, चाहे वो सर्विक्स हो, चाहे वो अंडवाहिनी हो, वो हमें आसानी से हाथ से पकड़ने पर महसूस होती है। ठीक है, या आसानी से पकड़ में आ जाती है। जबकि सामान्यतः यानी जब हीट में नहीं होगा जानवर, तो उस समय जब हम हाथ दे करके उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो सर्विक्स को भी पकड़ना कठिन होता है, यानी लिबलिबी सी होती है वो, उसमें किसी प्रकार के हार्डनेस नहीं होती है। तो इतनी आसानी से हम उसको, ज्यादा आसानी से उसको नहीं पकड़ सकते। ठीक है, लेकिन जब ईस्टस अवस्था होती है या जानवर मद में होता है, तो जब हम एआई करते हैं तो जो सर्विक्स है या उसके गर्भाशय है या उसके हॉर्न है वो हमें आसानी से महसूस होते हैं। ठीक है, और इसी ईस्ट्रोजन की वजह से ताव के लक्षण प्रकट होते हैं जानवर में, जो क्या है, बार बार पेशाब करना, खाना पीना कम कर देना, बेचैन रहना, थनों में दूध का बने रहना और दुग्ध उत्पादन में कमी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी किसके बारे में, ईस्टस अवस्था के बारे में। ठीक है,
अब नेक्स्ट अवस्था, नेक्स्ट अवस्था कौन सी है? मैट ईस्ट्रस अवस्था। हेलो, नमस्ते सर। वेरी गुड टीचिंग। तो देखो, मैट ईस्ट्रस अवस्था की बात करें तो मैट ईस्ट्रस अवस्था क्या है? अब देखिए, तो इस अवस्था में जो पीयूष ग्रंथि है वहां से एलएच हार्मोन का स्राव होता है, क्योंकि जब धीरे धीरे करते हुए जो ईस्ट्रस अवस्था थी उसमें हम बात कर रहे थे कि एफएसएच हार्मोन का स्तर क्या हो गया, कम हो गया। तो हमने यहाँ पर प्री ईस्ट्रस, ईस्ट्रस के बाद, सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एफएसएच का स्तर घटने लगता है। तो इसका जो फीडबैक है वो कहाँ पहुंचता है, हाइपोथैलेमस के पास पहुंचता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस से किसके पास पहुंचता है, पीयूष ग्रंथि के पास पहुंचता है। ठीक है, तो एफएसएच का स्तर जैसे ही गिरने लगता है तो फिर पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे कहते हैं हम एलएच। तो इस सर अवस्था में, हाँ जी, आज की क्लास में थोड़ी कम रख लो, बरसात ज्यादा आ रही है, गुरुदेव ने प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में। कोई दिक्कत नहीं, इसे तो खत्म करना पड़ेगा। कितना और टाइम लगेगा सर? बस खत्म कर रहे हैं, जब तक चल रहा है तब तक चलने दो, मुझे भी नहीं पता कितना टाइम लग जाएगा। खत्म करने हो तो अभी कर दो इसको, 10 मिनट में इस टॉपिक को, है नहीं नहीं, ना? आराम आराम से कर लेते, वो क्या बारिश की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए बोल रहे थे। ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो करो, जब तक ओके। सुनाई तो पड़ रहा है ना। देखो, तो मैट ईस्ट्रस अवस्था में क्या होता है, एलएच हार्मोन का स्राव बढ़ता है। ठीक है, और एलएच हार्मोन का स्राव इसमें क्या होता है, एक साथ तेजी से बढ़ता है। एलएच हार्मोन का स्राव एक साथ तेजी से बढ़ता है। और जो ये हार्मोन का स्राव बढ़ता है ना तेजी से, इसको हम किस नाम से जानते हैं, एलएच सर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एलएच सर्ग कहते हैं। और यह एलएच सर्ग ही किसके लिए जिम्मेदार होता है, अंडोत्सर्ग करवाता है। अंडोत्सर्ग करवाता है, यानी अंडे को बाहर निकालता है। ठीक, देखो कैसे। तो यहां पर हमने बात कर ली कि ईस्ट्रोजन का हार्मोन का स्राव बढ़ गया, अंडे का विकास हो गया। ठीक है, इससे ईस्ट्रोजन का स्राव हो रहा था। तो यहां पर इस अवस्था में क्या हो रहा था, ईस्ट्रोजन का स्राव क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से जानवर किस में आता है, हीट में आता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एफएसएच का स्राव क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो ये तो बात होगी अपनी ईस्टस अवस्था की। अब आगे चल करके जो अंडा है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब यहां से केवल इसका खोल यहां पर शेष बचता है, और यहां से जो अंडा है वो कहाँ आ गया, बाहर आ जाता है। इससे ओवरी से, अंडाशय से बाहर आ जाता है। ये जो खोल है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं हम, अरे, कार्पस ल्यूटियम। इसको क्या कहते हैं हम, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो मेटिस्टस अवस्था में क्या होता है, अंडोत्सर्ग हो जाता है। किस वजह से होता है, एलएच हार्मोन के प्रभाव में। तो यहां पर क्या होता है, एलएच हार्मोन के प्रभाव में, एलएच हार्मोन के प्रभाव में क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। कहां पर, एलएच, जो मेटिस्टस अवस्था है उसमें एलएच हार्मोन के प्रभाव में ये जो अंडा है बाहर निकल करके आ जाता है।
ठीक है, और ये जो संरचना बनी ये क्या कहलाती है, कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। अब इस कार्पस ल्यूटियम से किसका स्राव होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। तो हम ये कह सकते हैं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव हो रहा है, तो ये कौन सी अवस्था में हो रहा है, मेटिस्टस अवस्था में हो रहा है। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, अंडोत्सर्ग हो गया, यहां तक की बात हो गई अपनी, और यहां पर क्या बन रहा है, कार्पस लूटियम बनती है। दूसरी चीज क्या हो रही है, कार्पस लूटियम बनती है, और इस कार्पस लूटियम से किसका स्राव होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। तो यहां पर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर किस अवस्था में होता है, मैट ईस्टस अवस्था में बढ़ता है। क्यों, क्योंकि इस अवस्था में कार्पस लूटियम बनती है, और मैट ईस्टस अवस्था में ही एलएच हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो क्या करवाता है, ओवुलेशन करवाता है। ठीक है, अब यहां से आगे का जो अवस्था है डाई ईस्टस, वो डिपेंड करती है कि जो ये अंडा बाहर निकला है उसका क्या भविष्य है। ठीक है, अब देखो, यदि जो अंडा बाहर निकला है, ठीक है, अंडे का, ये अंडा आया, ठीक है, यदि अंडे का निषेचन हो जाता है, ठीक है, अंडे का निषेचन हो जाता है, ठीक है, तो कार्पस ल्यूटियम प्रसव तक, या ये कहें पूरी गर्भ अवस्था में बनी रहती है। ठीक है, यदि निषेचन हो जाता है, अंडे का निषेचन हो जाता है, तो जो कार्पस लूटियम है वो पूरी गर्भावस्था में बनी रहती है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अंडे के बारे में, कब, जब उसका निषेचन हो जाता है तब। तो कार्पस लूटियम का जो है क्या हो जाता है कि वो पूरी गर्भावस्था में बनी रहती है, और इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटास्टेस अवस्था है, इससे आने वाली जो डाइस्टेस अवस्था है वो किस में कन्वर्ट हो गई, प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, यानी गर्भावस्था में कन्वर्ट हो गई, तो डाइस्टेस अवस्था नहीं आई, है ना। तो मेटास्टेस के बाद कौन सी अवस्था आ गई, प्रेगनेंसी की अवस्था आ जाती है। अब दूसरी कंडीशन बनती है, ठीक है, कौन सी, कि यदि अंडे का निषेचन नहीं हो, और दूसरी अवस्था, यदि अंडे का निषेचन ना हो, तो तब क्या होगा, ठीक है, यदि अंडे का निषेचन नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तब क्या होगा कि अंडे का निषेचन नहीं हुआ है, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम उपस्थित है। तो इसको दोबारा से डायग्राम पे आते हैं, देखो, ये कार्पस ल्यूटियम बन गई थी, ठीक है, अब यहाँ अंडे का निषेचन हो गया,
तो ओवरी के अंदर यह कार्पस लूटियम उपस्थित रहेगी और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती रहेगी। ठीक है। और यदि अंडे का निषेचन नहीं होता है तो क्या होगा, देखो मान लो ये ओवरी है, ठीक है, और यहां पर ये, इसको दोबारा उसी कलर से बनाते हैं हम, ग्रीन वाले से। ये क्या है अपनी कार्पस लूटियम, ठीक है, और बाहर आ गया अपना अंडा, अंडा, और अंडे का निषेचन नहीं हुआ, ठीक है, निषेचन नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, और प्रेगनेंसी नहीं होगी तो जो गर्भाशय है, ठीक है, उसकी दीवार से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन यानी पीजीएफ2 अल्फा। तो वह पीजीएफ2 अल्फा क्या करेगा, यहां पर आएगा और इस ओवरी जो कार्पस लूटियम है, पीजीएफ2 अल्फा यानी प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, तो यह हार्मोन क्या करेगा, इस कार्पस लूटियम को नष्ट करना शुरू कर देता है। और ये जो घटना घटित होती है ईस्टस अवस्था जब से शुरू हुई है उसके 16वें से 18वें दिन के बीच यह घटना प्रारंभ होती है। ठीक है, तो 16वें से 18वें दिन के बीच में यह हार्मोन स्रावित होता है और कार्पस लूटियम को क्या करता है, नष्ट करना प्रारंभ करता है। तो ये क्या कर रहा है, कार्पस लूटियम को नष्ट, कार्पस लूटियम को नष्ट करता है। अब एक चीज बताइए कि कार्पस लूटियम क्या कर रही थी, कौन सा हार्मोन स्रावित कर रही थी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित कर रही थी। ठीक है, तो जब कार्पस लूटियम नष्ट होने लगेगी तो कौन से हार्मोन का स्तर कम होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम होगा। ठीक है, तो कार्पस लूटियम को नष्ट करता है तो क्या फर्क पड़ता है, देखो, तो कार्पस लूटियम को नष्ट करता है तो प्रोजेस्टेरोन का स्तर, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्तर क्या होता है, घटता है, कम होने लगता है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जब कम होता है तो इसका जो फीडबैक है, ठीक है, इसका जो फीडबैक है यानी क्योंकि ये ब्लड में जा रहा है और ब्लड के द्वारा ये कहाँ पहुंचता है, इसके इस हार्मोन का स्तर कम हो रहा है, ये संदेश कहाँ पहुंचता है, हाइपो पीयूष ग्रंथि के लिए पहुंच गया। ठीक है, किसके लिए पहुंच गया, पीयूष ग्रंथि और साथ में हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस को यह संदेश मिलता है तो इसका मतलब ये है, वो ये समझता है कि भाई प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम हो गया, तो इसका मतलब ये है कि भाई प्रेगनेंसी नहीं हुई है, जो गर्भाशय है उसके अंदर बच्चे का आरोपण नहीं हुआ है या निषेचन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब उसे दोबारा से वही साइकिल चलानी है, कौन सी, अंड जनन की। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहां से दोबारा से फिर क्या करता है, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होता है और यह किस पे जाता है, पीयूष ग्रंथि पे जाता है। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि से क्या स्रावित होता है, एफएसएच रिलीज होता है और फिर वही दोबारा से पुरानी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो कौन सी हो रही थी, एफएसएच शुरू करवा रहा। ठीक है, तो ये होता है किसमें, जब निषेचन नहीं होता है। तो जब निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये कहां से हो रहा है, गर्भाशय से। ठीक है, और यह प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाता है, कार्पस लूटियम को नष्ट करता है। कार्पस लूटियम नष्ट होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम होता है, तो यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर जैसे ही ब्लड में कम होता है तो इसका फीडबैक पहुंचता है हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस से फिर क्या मैसेज मिलता है कि भाई वहां पर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो यह जीएनआरएच रिलीज करता है, जीएनआरएच पहुंचता है पीयूष ग्रंथि के पास,
पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है एफएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन दोबारा से कहां पहुंचता है, वापस ओवरी के पास पहुंचता है और नए अंडे का विकास करवाता है। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती है। ठीक है, तो देखो हम बात कर रहे थे कि यदि अंडे का निषेचन नहीं होता है तो तब क्या होगा, गर्भाशय से PGF2 अल्फा, PGF2 अल्फा स्रावित होता है। ठीक है, अब PGF2 अल्फा स्रावित होगा तो ये क्या करेगा, ये करता है कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करता है। ठीक है, अब कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगी तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर घटने लगता है। ठीक है, अब जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर घटता है, ठीक है, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर घटता है तो इसका फीडबैक कहां पहुंचता है, हाइपोथैलेमस के पास पहुंचता है। और हाइपोथैलेमस से कहां पहुंचता है, पीयूष ग्रंथि के पास। और पीयूष ग्रंथि को किस लिए एक्टिवेट करता है, किसके द्वारा पहुंचता है, इसके द्वारा जीएनआरएच के द्वारा। और जीएनआरएच काम करता है पीयूष ग्रंथि पर, जिसके प्रभाव में पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है एफएसएच हार्मोन। और यह एफएसएच हार्मोन कहां पहुंचता है, ओवरी पर या अंडाशय पर, और जिससे फिर क्या होता है, अंडे का विकास। ठीक है, और जैसे ही अंडे का विकास शुरू होता है तो यहां पर दोबारा से क्या हो जाता है, मधचक्र प्रारंभ, नया मधचक्र प्रारंभ। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा संपन्न होता है आपका मधचक्र। एक बार रिवाइज करते हैं इसको, देखो सबसे पहले हमने बात की थी कि जो ईस्टस अवस्था है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं उसकी, प्री ईस्टस, मैट ईस्टस, मैट ईस्टस और डाई ईस्टस। ठीक है, अब देखिए तो प्री ईस्टस में क्या होता है, सबसे पहले कि जो हाइपोथैलेमस है उससे जीएनआरएच रिलीज होता है। ठीक है, और जीएनआरएच किस पर काम करता है, पीयूष ग्रंथि पर। पीयूष ग्रंथि से क्या स्रावित करवाता है, ये एफएसएच हार्मोन स्रावित करवाता है, जिसे हम बोल रहे हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब एफएसएच का स्तर बढ़ेगा, जब एफएसएच का स्तर बढ़ता है तो ये एफएसएच किसको प्रेरित करता है, जो ग्राफिन फॉलिकल है। ठीक है, यानी अंडे के विकास को ये प्रेरित करता है। जब अंडे का विकास होता है तो ग्राफियन फॉलिकल का भी विकास होता है। ग्राफिन फॉलिकल क्या थी, जो अंडे के चारों तरफ की कोशिकाएं हैं उनका जो लेयर है उनको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिन फॉलिकल्स कहते हैं। जब ये ग्राफिन फॉलिकल्स का विकास होता है तो ग्राफिन फॉलिकल से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे बोलते हैं हम ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव वहां पर शुरू हुआ है, तो शुरुआत के लक्षण क्या होते हैं, जननांगों में रक्त प्रवाह बढ़ता है और म्यूकस कोशिकाएं हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, यानी म्यूकस का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अभी म्यूकस का स्राव ज्यादा नहीं हुआ है, अभी क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। कौन सी अवस्था में, प्रोईस्ट्रस में। अब दूसरी अवस्था आती है ईस्टस अवस्था। ठीक है, तो ईस्टस अवस्था में क्या होता है कि
देखो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो ईस्टर्स अवस्था में क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं, जो ग्राफिन फॉलिकल कोशिकाएं थी, ये बढ़ जाती है, ठीक है, और इनसे जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसका स्राव तेजी से और ज्यादा मात्रा में होने लगता है। तो ईस्ट्रोजन का स्राव क्या हो गया, बढ़ गया, और इस अवस्था में एफएसएच का स्तर जो है कम होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो जब ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ता है, ठीक है, तो क्या फर्क आता है, ईस्ट्रोजन का स्तर क्या होगा, इस अवस्था में सर्वाधिक हो जाता है, और इस ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव की वजह से जो जननांग हैं उनमें रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, और रक्त प्रवाह बढ़ने की वजह से ये जो जननांग हैं हमें थोड़े से सख्त, ठीक है, या कड़क महसूस होने या कठोर महसूस होते हैं, या ये कहें कि हम इनको आसानी से महसूस कर सकते हैं। और यही ईस्ट्रोजन हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार होता है, ताव के या हीट के लक्षण प्रकट करवाता है। और ताव या हीट के जो मुख्य लक्षण हैं वो क्या क्या होते हैं, यानी जनरल लक्षण, जानवर बार बार पेशाब करता है, जो मादा है, उसके खाने पीने में कमी आ जाती है, पशु बेचैन रहता है, थनों में दूध बना रहता है, यदि वो दुधारू पशु है तो आप सुबह शाम कितना भी दूध काट लें लेकिन उसके बाद भी थनों में थोड़ा सा दूध बना रहता है, ठीक है। और दुग्ध उत्पादन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक। अब ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ गया और ये हीट के सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है, और इसी अवस्था के दौरान जो मादा पशु है वो नर को अलाउ करता है, इसके लिए माउंटिंग के लिए, चढ़ने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद की अवस्था आती है मेटिस्टस। तो मेटिस्टस अवस्था में क्या होता है, अब यहां पर अंडा तैयार है, ठीक है, लेकिन अभी ओवरी से बाहर नहीं निकला है, हीट के सिम्टम प्रकट हो रहे हैं, ठीक है। हम बात करते हैं कि जो हीट का पीरियड है नॉर्मली 12 से 24 घंटे का होता है, 36 घंटे तक मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होने लगता है, ठीक है, लेकिन इस अंडे को तो बाहर निकलवाना है। तो इसको बाहर निकलवाने के लिए जब एफएसएच हार्मोन का स्तर कम हुआ ना यहाँ पर, तो इसका जो फीडबैक है वो किसके लिए पहुंचा, पीयूष ग्रंथि के लिए पहुंचा, और वहां से फिर एलएच हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। तो जब एलएच हार्मोन स्रावित होता है तो वह एक साथ तेजी से बढ़ता है, और इसको फोड़ करके जो ग्राफिन फॉलिकल की लेयर है और जो ओवरी है उसकी सतह को फोड़ करके अंडे को बाहर निकलवाता है, और अंडे का बाहर आना ही क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है, ठीक है। तो मेटिस्टस अवस्था में कहाँ गए, ये आ गए, हाँ जी। तो मेटिस्टस अवस्था में क्या होता है, एलएच हार्मोन का स्राव होता है और एक साथ तेजी से बढ़ता है, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, एलएच सर्ग के नाम से जानते हैं। तो इससे क्या होता है, अंडोत्सर्ग करवाता है ये, ठीक है। अब जैसे ही अंडोत्सर्ग हो जाएगा, ठीक है, अंडा बाहर आ गया, तो अब यहाँ पर दो अवस्थाएं बनती हैं, कौन कौन सी, कि जो अंडा है या तो उसका निषेचन होगा या उसका निषेचन नहीं होगा। यदि निषेचन होता है, ठीक है, यदि उसका निषेचन हो जाता है, तो जैसे ही अंडा बाहर निकला था उसका जो खोल बचा था ग्राफिन फॉलिकल्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस लूटियम। तो वह कार्पस लूटियम जिससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जो कि गर्भ धारण के लिए बहुत आवश्यक होता है, प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। निषेचन हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो यह अवस्था किसमें आगे बढ़ जाती है, गर्भ अवस्था में या प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाती है, डाइस्टस अवस्था नहीं आती है। और इससे किसका स्राव होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता रहता है, कब तक, जब तक प्रसव प्रक्रिया नहीं हो जाती, ठीक है, प्रसव अवस्था से पहले तक इसका स्राव होता रहता है, ठीक है। अब यदि इसका निषेचन नहीं होता है अंडे का, तो क्या होगा, गर्भाशय से PGF2 अल्फा स्रावित होगा, यह कार्पस लूटियम को नष्ट करवाता है, और नष्ट करवाता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, कम होने लगती है। और इस कम मात्रा का जो फीडबैक है वो किसके पास पहुंचता है, हाइपोथैलेमस के पास पहुंचता है, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा का। एक तो नेगेटिव फीडबैक पहुंच रहा था एफएसएच का, तो एफएसएच का नेगेटिव फीडबैक जब उसकी मात्रा घट रही थी तो पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित कर रही थी, एलएच हार्मोन स्रावित कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर जब कार्पस लूटियम नष्ट हो रही है तो इसका नेगेटिव फीडबैक पहुंच रहा है किसका, कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन घट रहा है। तो इसके प्रभाव में
हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होता है, यह फिर पीयूष ग्रंथि से किसका स्राव करवाता है, FSH का स्राव करवाता है। यह FSH दोबारा से कहां पहुंचता है, वही शुरुआत में जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, ओवरी के पास पहुंच रहा है और ओवरी पर पहुंच करके नए अंडे का विकास करवाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा से ईस्टस साइकिल प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है, ईस्टस अवस्था, जो ईस्टस चक्र है या मध्य चक्र है, ये चलता है, ठीक है। अब देखिए, अब ईस्टस अवस्था के दौरान होता क्या है कि कुछ जानवरों में, सामान्यतः जानवरों के अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है ना, लेकिन दो जानवर ऐसे हैं जिनके अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलती है, यानी रक्तस्राव देखने को मिलता है। तो वो दो जानवर कौन कौन से हैं, एक तो है बिच, यानी कुतिया। तो कुतिया के अंदर प्री ईस्ट्रस ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। और दूसरा है गाय। तो गाय में ब्लीडिंग जो होती है वो होती है मैट ईस्ट्रस अवस्था में। तो इसमें मैट ईस्ट्रस ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें, ठीक है, कि जो बिच है, कुतिया है, उसमें प्री ईस्टस अवस्था के दौरान रक्तस्राव देखने को मिलता है। और दूसरा है गाय, गाय के अंदर कौन सी अवस्था में, मैट ईस्टस अवस्था में रक्तस्राव होता है, जिसे हम बोलते हैं मैट ईस्टस ब्लीडिंग। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामान्यतः जानवरों में जानवरों में जो अंडोत्सर्ग है, ठीक है, कौन सी अवस्था में होता है, ईस्ट्रस अवस्था में। जबकि हमने अभी बात कर रहे थे वो किसके हिसाब से, गाय के हिसाब से बात कर रहे थे। कौन सी अवस्था में होता है, ईस्टस अवस्था में। जबकि हम यही गाय की बात करें, ठीक है, गाय और भैंस, ठीक है, तो यहां पर जो अंडोत्सर्ग है, यानी अंडे का जो बाहर आ रहा है, अंडे का निकलना ओवरी से, अंडोत्सर्ग कौन सी अवस्था में होता है, मैट ईस्टस अवस्था में होता है, ठीक है। तो ये बात है किसके बारे में, कि जो ईस्टस अवस्था से संबंधित बातों के बारे में। अब देखो, अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि अलग अलग प्रजाति के जानवरों में मध्य चक्र की जो टोटल ड्यूरेशन है वो कितने दिन का होता है, और जो मध्य काल है, यानी जब ताव के लक्षण प्रकट होते हैं, तो वो है कितने दिन की होती है। गाय भैंस की बात करें तो मध्य चक्र की लंबाई 21 दिन की होती है, लेकिन जो मध्य चक्र की एक अवस्था है, कौन सी, ईस्टस अवस्था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ईस्टस अवस्था के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ईस्टस अवस्था, ईस्टस अवस्था। तो ये ईस्टस अवस्था है, इस 21 दिन में से कितने दिन, कितने समय की रहती है, 12 से 24 घंटे की रहती है, ठीक है। घोड़ी में मध्य चक्र की लंबाई पूछें तो 21 दिन की, सुअर में पूछें तो 21 दिन की, भेड़ में 17 दिन की, बकरी में 19 या 20 दिन की रहती है, ऊंटनी में 23 दिन की। और बिच में जो ये है, मध्य चक्र की लंबाई को 6 से 7 महीने की लेकर के चलते हैं, क्योंकि इसमें जो डाइस्ट्रस अवस्था है वो सबसे लंबी रहती है, ठीक है। तो अब मध्यकाल की लंबाई की बात करें हम, तो मध्यकाल कितना होता है, जिस समय हीट के सिम्टम इसमें प्रकट होते हैं, ठीक है, ताप के लक्षण प्रकट होते हैं, तो वो गाय भैंस में होती है 12 से 24 घंटे की। घोड़ी में बात करें तो यही मध्यकाल की लंबाई कितनी होती है, 6 दिन की, सुअरी में 2 से 3 दिन की, भेड़ में 36 घंटे की, बकरी में 48 घंटे की, और ऊंटनी में 3 से 5 दिन की, और कुतिया में होती है ये सर्वाधिक, 7 से 9 दिन की। और सामान्यतः इसको प्रेफर किया जाता है 9 दिन ही, ठीक है। तो 9 दिन की क्या रहती है कुतिया के अंदर,
जो मध्यकाल है वो रहता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी किसके बारे में, मध्य चक्र के बारे में और मध्यकाल के बारे में। ठीक, अब एक होता है ओवुलेशन, कि जो ये मध्य चक्र है इसमें क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, तो अंडोत्सर्ग कब होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो गाय है, ठीक है, गाय में जो मध्य अवस्था थी, ठीक है, वो कितनी थी, 12 से 24 घंटे। ठीक है, तो इस अवस्था में यानी गाय में जो अंडोत्सर्ग हो रहा है वो कब हो रहा है, ईस्ट्रस अवस्था समाप्त होने के, यानी ईस्ट्रस अवस्था समाप्त हो गई है और उसके 12 से 14 घंटे बाद हो रहा है। तो इसका मतलब ईस्ट्रस अवस्था के बाद कौन सी आती है, मैट ईस्ट्रस अवस्था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो अंडोत्सर्ग हो रहा है वो कौन सी अवस्था में हो रहा है, मैट ईस्ट्रस अवस्था में हो रहा है। ठीक है, वहीं घोड़ी में हम बात करें तो घोड़ी में जो अपनी क्या कहते हैं इसको, जो ईस्टस साइकिल थी और ईस्टस साइकिल में जो मध्यकाल था, देखो वो कितना है, 6 दिन। ठीक है, अब देखो 6 दिन का हो गया। अब घोड़ी में ये क्या कह रहा है कि ईस्टस अवस्था समाप्त होने से 1 से 2 दिन पहले, तो नॉर्मली ईस्टस अवस्था कितनी है, 6 दिन की है, और ये कह रहा है कि ईस्टस अवस्था समाप्त हो रही है, यानी 6 दिन समाप्त हो रहे हैं उससे 1 से 2 दिन पहले, या ये कहें कि ईस्टस अवस्था के जो ईस्टस अवस्था है उसमें चौथे से 5वें दिन, ठीक है, चौथे से 5वें दिन क्या हो जाता है, अंडोत्सर्ग हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईस्टस अवस्था में ही यहां पर क्या हो गया, अंडोत्सर्ग हो गया। ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि चौथे से 5वें दिन, चौथे से 5वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, अब भीड़ में जो ईस्टस अवस्था है उसके समाप्त होने से पहले ही अंडोत्सर्ग हो जाता है, क्लियर कट बोल रहा है। सुअरी में, सुअरी में भी क्या है, ईस्टस अवस्था शुरू होने के 36 से 40 घंटे बाद क्या है, अंडोत्सर्ग हो जाता है। लेकिन सुअरी में कितना है, 2 से 3 दिन का है मध्यचक, जो मध्यकाल है, यानी 24 48 24 या 72, तो 72 घंटे का हो गया। ठीक, अब 72 घंटे का हो गया, लेकिन जो अंडोत्सर्ग हो रहा है वो कब हो रहा है, लगभग 36 से 40 घंटे बाद हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मध्य ईस्ट्रस अवस्था में, मध्य ईस्ट्रस अवस्था में अंडोत्सर्ग हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल मिड ईस्ट्रस में क्या हो जाता है, इसमें अंडोत्सर्ग हो जाता है। जो बिच थी, इसमें जो क्या नाम, ईस्टस अवस्था थी वो कितनी थी, 9 दिन की थी। तो लगभग पहले और 1 2 दिन के बाद ही इसमें क्या हो जाता है, अंडोत्सर्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, अंडोत्सर्ग के बारे में। तो हमने देखा कि सामान्यतः जितने भी जानवर हैं उनमें जो 4 अवस्थाएं हैं मध्य चक्र की, प्री ईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस, इन चारों में से दूसरी जो अवस्था है ईस्ट्रस अवस्था, उसी में क्या हो जाता है, अंडोत्सर्ग हो जाता है। लेकिन गाय की बात करें हम तो वहां किस में हो रहा है, मैट ईस्ट्रस अवस्था में अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके बारे में। ठीक, अब देखिए, अंडोत्सर्ग के आधार पर जानवरों के प्रकार। ठीक है, तो क्या होता है कि नॉर्मली जो मध्यचक्र की प्रक्रिया या अंडोत्सर्ग का जो होना है एक स्वतः प्रक्रिया है। ठीक है, सर तो जी इसमें कल इसके पढ़ा आधार पर दिया, कल रिपीट तो जब वो करना है, है, रिपीट तो फिर भी करना है कल। क्यों, क्या हो गया, आधी भी नेटवर्क आ रहा है, आधी भी जा रहा है। ए सर जी बहुत अच्छा, लंबी क्लास। कितने बज गए, 8:45 गुरुदेव। अच्छा, चलो तो ठीक हाँ। बात है, आज की बात क्लास तो, नहीं, बात नेटवर्क की है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो चलो यहीं पे खत्म करते हैं फिर क्लास को, है ना। अब यहाँ तक कोई समस्या है तो वो पूछ लो पहले आप।